बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। एमडी कैट फिज़िक्स के क्रैश कोर्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन वन शॉट। तो इस वन शॉट लेक्चर में हम कवर करेंगे कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके बेसिक फंडामेंटल्स, इसके कॉन्सेप्ट्स, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो which means charges and magnetism which means magnetic properties. So study of magnetic properties of charges is called electromagnetism. अब क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है कि एक चार्ज पार्टिकल कब और कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो इसके लिए हमें चार्ज के बारे में तीन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहला कि अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, यानी कि एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। बट अगर यही चार्ज पार्टिकल जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे, तो उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, यानी कि जब वो मूविंग स्टेट में होता है। लेकिन अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि ये जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बला होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में जो वर्ड है ना फील्ड, इसका मतलब होता है एक ऐसा रीजन जिसमें किसी का इम्पैक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर हम मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये रीजन हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब ये रीजन एक मूविंग चार्ज के अराउंड भी बन सकता है, एक स्ट्रेट वायर के अराउंड भी हो सकता है, और एक बार मैग्नेट के राउंड भी बन सकता है। लेकिन इसका जो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो हमारे पास में होता है मूविंग चार्जेस। तो मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट्स, हमारी बुक में एमडी कैट के लिहाज से कुछ पैटर्न्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जिनको हमने डिस्कस करना है। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास में आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, कि एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है। तो लेट से हमारे पास में एक स्ट्रेट वायर है जिसको हमने एक बैटरी से अटैच कर दिया इस तरह से। तो जैसे ही इस स्ट्रेट वायर में से करंट गुजरेगा, इसके राउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरह से सर्कल्स की फॉर्म के अंदर। अब स्टूडेंट्स, इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपास नीडल, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेट से आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और लेट से इसका जो डिस्टेंस इस वायर से वो आर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला हमारे पास में है वो होता है B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr। अब यहाँ पे ये फार्मूला हमें दो इन्फॉर्मेशन देगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, यानी कि जैसे जैसे वायर में से गुजरने वाला करंट इंक्रीज़ करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी। एंड सेकेंडली, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट के, यानी वो पॉइंट जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखो फॉर्मूले में तो हम एक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं म्यू नॉट, ये कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू हमारे पास में होती है 4π मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷ वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। तो ये वैल्यू और इसके यूनिट्स आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज़ में ये भी आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारे इन कहानी है म्यू नॉट की। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें और देन फिंगर्स को रोटेट करवाएं, तो हमारी फिंगर्स की जो रोटेशन है वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। अब हमें इस एक डायग्राम में दो वायर्स दिखा रखी हैं जिसको हम टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाली वायर है उसमें देखो तो करंट हमारे पास में अपवर्ड जा रहा है। तो अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को अपवर्ड पॉइंट करो और देन अपनी फिंगर्स को रोटेट करवाओ, तो फिंगर्स की जो रोटेशन है वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसी तरह से जो राइट साइड पर डायग्राम है उसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड। तो अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को डाउनवर्ड रखें एंड देन अपनी फिंगर्स को रोटेट करवाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में बनती है क्लॉकवाइज, यानी कि टॉप से ऑब्जर्व करने पर अगर जो करंट है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है एंटी क्लॉकवाइज,
एंड अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है क्लॉकवाइज। अगर आपसे यही एमसीक्यू पूछा जाए कि आप इन्हीं वायर्स को बॉटम से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप ये जो पैटर्न्स हैं हमारे पास में इनको रिवर्स कर दोगे, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले को एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ किस तरह से बनता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के करंट के साथ रिलेशनशिप की, तो हम जानते हैं कि उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करती है। इसी तरह से अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस के लिहाज से, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो डिस्टेंस के इंक्रीज़ होने से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। तो ये था हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि अगर आप इसी वायर को बेंड कर दो, एक सर्कल बना दो, एक लूप बना दो, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से बनती है। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है B = μ0I डिवाइडेड बाय 2R। ये सिमिलर है एक स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में जो पाई का फैक्टर है वो एब्सेंट है। तो ये हमारे पास में होता है एक सर्कुलर लूप के लिए फॉर्मूला इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास में स्टूडेंट्स है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सोलेनॉइड क्या होती है, तो अगर आप अपनी स्ट्रेट वायर को एक सिंगल लूप के बजाय बहुत सारे लूप्स में टर्न्स कर दो, उसके बहुत सारे टर्न्स बना दो, तो ये जो कॉइल है इसको कहते हैं सोलेनॉइड। यानी कि ये आपको दिखने में कुछ इस तरह से नज़र आएगी। जब इसके अंदर से हम करंट पास करवाते हैं तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि एक बार मैग्नेट की तरह होता है। इसका एक नॉर्थ पोल बनता है और एक इसका साउथ पोल बनता है। इसके आउटसाइड का जो फील्ड अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, यानी कि लेफ़्ट से राइट। लेकिन इसके इनसाइड अगर आप देखो जहाँ पे वायर्स दिखा रखी हैं, तो यहाँ पे हमारा जो फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में पूछा जाता है कि इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह का होता है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड आप देखो तो जितनी भी फील्ड लाइन्स हैं वो बड़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, तो एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन अगर हम बात करें आउटसाइड द सोलेनॉइड की, तो वहाँ पे लाइंस की स्पेसिंग दूर है, यानी कि यहाँ पर जो फील्ड हमारा है वो वीक बनेगा और निग्लिजिबल होता है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में फील्ड है ड्यू टू सोलेनॉइड। अगर मैथमेटिकली हम इसके फॉर्मूले की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है B = μ0Ni। तो μ0 तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास में परमिएबिलिटी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो n है, स्मॉल n, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि हमारी जो एक स्ट्रेट वायर थी, आपने उसको कितने टर्न्स दिए हैं यूनिट लेंथ के केस में, तो कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल L, ये हमारे पास में होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसका जो यूनिट है वो पर मीटर बनेगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ये फार्मूला अगर आप स्मॉल n की वैल्यू अपने फार्मूले में रिप्लेस करोगे ना, तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड का टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि जब हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ होती है। इसी तरह से इसका टोटल लेंथ ऑफ द वायर के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो लेंथ को इंक्रीज़ करने से सोलेनॉइड के जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होती है, डिक्रीज़ करती है। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। लेकिन अगर हम लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को डबल करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले से हाफ हो जाएगी। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। नेक्स्ट हमारे पास में है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास में ना हमारी जो पीटीबी की बुक है उसमें डायरेक्टली टोरॉइड का टॉपिक इंक्लूड नहीं है, लेकिन एमडी गेट के अंदर इसके एक एमसीक्यू आया था जो आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि टोरॉइड होती क्या है। तो अगर यही हमारी जो सोलेनॉइड है, इसको हम दोनों साइड से पकड़ के आपस में जोड़ दें तो एक सर्कल बनेगा। तो एक सर्कुलर फॉर्म में जो सोलेनॉइड होती है इसको टोरॉइड का नाम दिया जाता है, जो कि दिखने में कुछ इस तरह से नज़र आएगी आपको। अब इसके ऊपर आप देखो, इसके अंदर एक कोर मटेरियल होता है जिसके ऊपर हमने बहुत सारी वायर को लपेटा होता है सर्कल्स की फॉर्म में। तो इस टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला हमारे पास में है ये होता है B = μ0Ni। और ये एमसीक्यू पूछा गया था MDCAT 2021 के अंदर कि एक टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो तो फार्मूला तो हमें सोलेनॉइड के जैसा दिख रहा है, बट यहाँ पे ना हमारे पास में जो स्मॉल n है इसकी वैल्यू का फ़र्क होता है। तो इस केस में हमारे पास में जो स्मॉल n है वो बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2πr, जो बेसिकली इस सर्कल के सर्कमफेरेंस यानी कि लेंथ को शो कर रहा है
2πr। और यहाँ पे जो r है हमारे पास में ये कहलाता है मीन रेडियस या फिर एवरेज रेडियस, यानी कि उसकी इंटरनल बाउंड्री का रेडियस जैसे डायग्राम में दिखा रखा है r1 है, और इसकी जो आउटर सरफेस है उसका रेडियस r2 है। तो इनका जो एवरेज रेडियस होगा यानी इस कोर के मिड तक, ये हमारे पास में इसका कहलाता है मीन रेडियस, जो कि यहाँ पे r के इक्वल है। तो ये हमारे पास में छोटा सा एक टच है टोरॉइड का, इसको भी जहन में रखिएगा क्योंकि ये MCQ आपसे एक बार पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ की कॉन्सेप्ट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ना हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक स्ट्रेट वायर के लिए क्योंकि ये सर्कल्स की फॉर्म में बनती है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास अक्सर MCQs पूछे जाते हैं इन डायरेक्शंस के लिहाज से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट के लिहाज से। अब यहाँ पे जब भी हमने ना इन डायरेक्शंस को पेपर पर दिखाना है, पेज पर दिखाना है, तो हमारा जो नॉर्थ है वो हमेशा टॉप पर आप दिखाओगे, जो साउथ है वो हमेशा बॉटम पे, राइट पे ईस्ट और लेफ्ट में हमेशा वेस्ट होता है। अब यहाँ पे लेट्स से कि उसने बोला है कि वायर है जिसमें जो करंट है वो टूवर्ड्स नॉर्थ फ्लो कर रहा है, और इस वायर के अबव आपने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। तो ये बताओ यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न ड्रॉ करो बाय राइट हैंड रूल, तो ये क्योंकि करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से। अब हमारे पास में ये जो पॉइंट है जहाँ पर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब ये जो टेंजेंट है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है अबव द वायर उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट बनेगी। अगर यही MCQ आपसे पूछा जाए कि बिहाइंड द वायर उसकी डायरेक्शन क्या होगी या फिर बिलो द वायर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कहेंगे बिलो द वायर जब टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो वेस्ट की तरफ बनेगा, तो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी टुवर्ड्स वेस्ट बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम वायर को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लें जिसमें जो करंट है वो टुवर्ड्स ईस्ट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से, अब इसमें भी वही MCQs कि अबव द वायर और बिहाइंड द वायर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके अबव अगर आप एक पॉइंट कंसिडर कर लो तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड बतानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करना है यहाँ पे पेपर के ऊपर। तो जब हम इसकी ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड रूल, तो ये बनेगी कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जहाँ वो पॉइंट जो हमने कंसीडर किया है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है अबव द वायर, तो जब हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो बनेगी टुवर्ड्स साउथ। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर अबव द वायर वो बन जाएगी साउथ की तरफ। यही MCQ आपसे पूछा जाता है बिहाइंड द वायर या बिलो द वायर के लिए, तो जब वहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो बनेगा टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स नॉर्थ बन जाएगी। तो इस तरह से MCQs आपके पास में आते हैं और पूछे जाते हैं अक्सर पेपर्स के अंदर। तो सिंपली आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डायरेक्शंस को किस तरह से दिखाना है और टेंजेंट किस तरह से ड्रॉ करना है। तो आई होप कि आपके जो MCQs हैं वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे भी। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, यानी कि जब हम दो वायर्स की बात करते हैं जिनमें जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा हो तो इनके बीच में अट्रैक्शन होती है। अब ये किस तरह से होती है इस लॉजिक को भी समझते हैं, लेकिन इससे पहले इसको ना याद रखने एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। अब ये सपोज कर लो कि ये जो हमारा करंट है ना, ये दो दोस्त हैं। अगर दो दोस्त सड़क के किनारे जा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उनमें गपशप हो जाएगी, यानी कि उनके दरमियान दोस्ती होगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। तो जब भी हमारी दो कंडक्टर्स के दरमियान करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वहाँ पर हमेशा अट्रैक्शन, लेकिन जब अपोजिट होंगे यानी कि एक राइट में जा रहा है दूसरे लेफ्ट में जा रहा है तो उनके दरमियान क्या होगा, हमेशा रिपल्शन। तो सेम करंट्स के लिए अट्रैक्शन और अपोजिट करंट्स के लिए क्या होगी यहाँ पे, रिपल्शन। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है। अब इसका रीज़न देखते हैं। तो उसमें अगर आप बात करो लेफ्ट वाली वायर की जिसमें जो करंट है अपवर्ड जा रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आप जब आप ड्रॉ करोगे बाय राइट हैंड रूल तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। सेम इसी तरह से राइट साइड वाली जो फील्ड है वो भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। लेकिन अगर आप देखो इनके मिड पॉइंट के ऊपर, तो ये देखो इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक वायर की वजह से वो जा रही है इनवर्ड और दूसरी वायर की वजह से वो आ रही है आउटवर्ड, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर दोनों फील्ड्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड हमारा बनेगा वो वीक हो जाएगा। लेकिन साइड्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो फील्ड हमारे पास में स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो उस स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, तो दोनों वायर जो हैं वो इनवर्ड पुल हो जाएंगी, यानी कि इनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि दो वायर्स हैं जिनमें जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो ये लॉजिक हमने बता दिया कि दो दोस्त अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनमें रिपल्शन ही होगी। पर इसका लॉजिक देखो क्या होता है। अगर हमारे पास में राइट वाली वायर में
जो करंट है वो डाउनवर्ड जा रहा है और लेफ़्ट वाली वायर में करंट अपवर्ड जा रहा है। तो लेफ़्ट वाली वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन राइट वाली वायर का जो फील्ड है डाउनवर्ड करंट की वजह से वो बनेगा क्लॉकवाइज। तो अगर आप बिटवीन द वायर्स देखो तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड जा रहा है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों फील्ड यहाँ पर एडअप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन साइड्स का जो फील्ड है क्योंकि सिंगल फील्ड है तो वो हमारे पास में वीक रहेगा। अब यहाँ पे फोर्स लगेगी स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर की तरफ, तो यहाँ पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगी और ये दोनों वायर्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, यानी रिपेल हो जाएंगे। तो जब दो वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम होती है, बिटवीन द वायर मैग्नेटिक फील्ड वीक होने की वजह से अट्रैक्शन, और जब दो वायर्स में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो दरमियान में स्ट्रॉन्ग फील्ड बनने की वजह से रिपल्शन होती है। तो ये है इनका लॉजिक जिसको आपने यहाँ पे कैरी करना है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मिडिल वायर जो है वाई, उस पर ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। तो यहाँ पे हमने अभी भी पढ़ा है कि अगर दो वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्शन, अपोजिट हो तो रिपल्शन। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो तो एक्स और वाई में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो जो एक्स वाला वायर है वो वाई वाले को अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स एफ। इसी तरह से जो वाई वाला है और जेड वाला है, इन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो जेड वाला भी वाई को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक्स भी वाई को अट्रैक्ट कर रहा है और जेड भी वाई को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों की जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो इस केस में दोनों फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारी जो मिडिल वायर है उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो जो वाई वाला वायर है वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि तीन वायर उसने दिखा रखी हैं और ये पूछ रहा है कि जो मिडिल वायर है वाई, उस पर किस तरफ फोर्स लगेगी या कितनी फोर्स लगेगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो तो एक्स और वाई इन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इनमें तो हो जाएगी अट्रैक्शन। तो एक्स वाला वायर वाई वाले वायर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, लेकिन वाई और जेड में करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों में रिपल्शन होगी। वाई वाला जेड को रिपेल करेगा और जेड वाला वाई को रिपेल करेगा विद अ फोर्स एफ। अब वाई को क्या हो रहा है, एक साइड से अट्रैक्शन मिल रही है और दूसरी साइड से रिपल्शन मिल रही है, तो दोनों की फोर्स की जो डायरेक्शन है यहाँ पर सेम है। तो जब दोनों फोर्सेस आपस में एडअप हो जाएंगी तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो ज़्यादा होगी और हमारी जो वायर है वो मूव करेगी लेफ़्ट साइड की तरफ, यानी कि एक्स वायर की तरफ। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि अगर तीन वायर्स हमारे पास उसने दिखा रखी हैं, तीनों में जो करंट की अमाउंट है डिफरेंट है। पहले वाले दो केसेस हमने देखे उनमें करंट की अमाउंट सेम थी, बट यहाँ पे तीनों में करंट जो है वो डिफरेंट है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो मिडिल वायर है 2 एम्पेयर वाली वो किस तरफ जाएगी, किधर मूव करेगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास में जब किसी कंडक्टर पे फोर्स लगती है ना, तो वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के प्रोडक्ट के, यानी कि दोनों का जो करंट है उसके प्रोडक्ट के। अगर आप फर्स्ट 2 वायर्स की बात करो तो 1 और 2 ये हो जाएगा 2, इनका जो प्रोडक्ट है वो 2 बनेगा, तो हमारी जो फोर्स है वो 2 लगेगी 2F इनके 1 एम्पेयर वाले की तरफ, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होगी यहाँ पे। इसी तरह से 2 एम्पेयर और 4 एम्पेयर वाले जो 2 वायर्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा 8। तो यहाँ पे भी हमारे पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगी 2 एम्पेयर वाली वायर के ऊपर 4 एम्पेयर वाली वायर की तरफ, यानी 8F। तो यहाँ पे आप देखो जो 4 एम्पेयर वाली वायर है वो ज़्यादा फोर्स लगा रही है, वो 2 एम्पेयर वाली वायर को अपनी तरफ खींचेगी, तो हमारी जो वायर है वो मूव करेगी राइट साइड की तरफ, यानी कि 4 एम्पेयर वाली साइड की तरफ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में ना एक MCQs है जो कि MDCAT 2012 में पूछा गया था। वो कहते हैं 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हेल्ड वर्टिकली हैव इक्वल बट अपोजिट करंट एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। तो हमने बताया कि कौन सा इफेक्ट जो है यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर आप डायग्राम को गौर से देखो तो यहाँ पे दोनों वायर्स के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट है, यानी कि इन दोनों में क्या होगी, यहाँ पे रिपल्शन होगी। और हमने ये देखा है कि रिपल्शन इस वजह से होती है कि मिड पर जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इन दो वायर्स के दरमियान जो मिड पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन आउटसाइड का जो फील्ड है वो हमारे पास में वीक होगा, वो कम रहेगा। तो इन वायर्स के ऊपर एक फोर्स रहेगी अब आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर दोनों वायर्स में करंट की अमाउंट सेम है तो हमारे पास में पॉइंट X और पॉइंट Z का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होगा और पॉइंट Y का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पर आप बात करो अल्फ़ा ऑप्शन की, तो वो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट X इज़ स्ट्रॉन्गर देन एट Y एंड Z, ये रॉन्ग ऑप्शन है।
बीटा ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स एंड जेड आर सेम, तो एक्स और जेड पर सेम फील्ड है, क्योंकि करंट सेम है तो ये हमारा राइट ऑप्शन बन सकता है यहाँ पे। बाकी जो दोनों ऑप्शन हैं वो भी एक्यूरेट नहीं है, आप उनको पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो हमारा जो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ऑप्शन है वो बीटा बनेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो टॉपिक है वो पीएमडीसी के सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके काफ़ी सारे एमसीक्यूज पास पेपर्स में आए हुए हैं, तो इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे साथ में इसके। तो लेट्स से हमारे पास में एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल के इक्वल है, जिसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इसमें से करंट पास कर रहा है आई के इक्वल। तो जैसे इस कंडक्टर में से करंट पास करेगा, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। वो जो फोर्स है वो उन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर जिस पर डिपेंड करती है वो होता है आई, सेकंड फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर, थर्ड फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट फैक्टर है साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन के एंगल पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम इसके एंगल को बढ़ाते हैं, जो फोर्स है वो इंक्रीज़ करती है। अगर हम इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन कर लें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा। और प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वलिटी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम 1 लेट करके इग्नोर कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एफ इज़ इक्वल्स टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म में जाएँ तो ये वेक्टर फॉर्म हमारे पास में इस तरह से बनेगी, एफ वेक्टर इज़ इक्वल्स टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में जो एल वेक्टर है ना, ये कहलाता है लेंथ वेक्टर। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ली जाती है। तो ये लेंथ वेक्टर के बारे में दो बातें आपने याद रखनी है। अगर हम इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करें अपनी वेक्टर फॉर्म को, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा एन हैट। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एन हैट है ये होता है एक नॉर्मल वेक्टर, जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी जिसमें वेक्टर एल और वेक्टर बी एग्जिस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में अगर हम एक स्पेशल केस डिस्कस कर लें कि लेट से जैसे डायग्राम में दिखा रखा है हमारा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो उस केस में इस पर कितनी फोर्स लगेगी। अब हम जानते हैं कि साइन ऑफ 90 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, जो कि +1 होती है। तो जिसकी वजह से जो फोर्स लगेगी कंडक्टर के ऊपर वो भी मैक्सिमम होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बनेगा एफ मैक्स इज इक्वल्स टू आई एल बी। तो ये हमारा मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला है जो कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर इस फार्मूले को हम रिप्लेस कर दें, जो हमने अभी भी एक फार्मूला पढ़ा था, ये लेफ्ट साइड पे देखो जिसको बॉक्स किया है मैंने, तो यहाँ पे देखो आई एल बी की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ मैक्सिमम। तो हमारा फार्मूला बनेगा एफ इज़ इक्वल्स टू एफ मैक्सिमम साइन ऑफ थीटा। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे ना फोर्स के डिफरेंट रिलेशनशिप देखने हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए, कि किस एंगल पर कितनी फोर्स लगती है। अगर हमारे पास में एंगल हो 0 डिग्री, तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होता है, तो हमारी जो फोर्स है वो 0 हो जाएगी। यानी कि अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल रखो तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, वो रेस्ट में पड़ा रहेगा। अगर आप अपने कंडक्टर को रखते हो 30 डिग्री के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो हमारा जो साइन ऑफ 30 है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा फोर्स बनेगा मैक्सिमम फोर्स का हाफ, यानी कि 50% फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर हम बात करें 45 डिग्री की, तो साइन ऑफ 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो हमारे कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम फोर्स का 1/√2 टाइम होगा, यानी कि 70% फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वहाँ पे। और अगर हमारा एंगल हो 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 होता है √3/2। तो हमारे कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी वो √3/2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फोर्स होगी, ऑलमोस्ट 86%। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स की जो कंडक्टर पे लग रही है, तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास में डिफरेंट सारे रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है राइट हैंड क्रॉस रूल। अब इस रूल को आप कैसे लगाओगे, अब देखो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है आई इंटू एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास में 3 वैक्टर्स हैं, तो अगर आप लेंथ वैक्टर की बात करो जो कि करंट की डायरेक्शन में होता है, और हमने इसके ऊपर लगा रखी है मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करवाओ, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, और इन फिंगर्स को रोटेट करो मैग्नेटिक फील्ड बी की तरफ। तो जैसे ही आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करवाओगे बी की तरफ, तो आपके राइट हैंड का जो थंब है वो आउटवर्ड बनेगा, जो कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। सेकंड रूल हमारे पास में होता है राइट हैंड पाम रूल, यानी कि अगर आप अपने राइट हैंड की पाम को देखो यहाँ पे, तो अपने थंब को अगर हम रखें करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की,
और जो हमारी फिंगर्स हैं वो इंडिकेट करें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमारी जो पाम है वो इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को। ये रूल भी आप यूज़ कर सकते हो जो कि थोड़ा सिंपल है। इसी तरह से एक रूल हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब स्टूडेंट्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में 3 फिंगर्स होती हैं। अब इसको याद रखना सिंपल सा ट्रिक होता है FBI। ये एक वर्ड है, सिंपली इसको आप याद रख लो FBI। F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I हमारे पास में करंट है। तो लेफ्ट हैंड की अगर आप तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करो तो हमारी अगर फर्स्ट फिंगर जो है वो इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, जो सेकंड फिंगर है वो इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ द करंट को, तो हमारा जो थंब है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो ये होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसी तरह से एक रूल हमारे पास में और भी होता है, पर वहाँ पे जाने से पहले ना एक छोटा सा साइन कन्वेंशन जिसको आपने इंडिकेट करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। वो ये है कि एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। अब जो ये जो डॉट है ना, इसको आप ये रखो पॉइंट आउट से। पॉइंट का क्या मतलब होता है, तो जैसे आपने ये इंग्लिश वर्ड यूज़ किया होगा अक्सर पॉइंट आउट, तो पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। तो ये पॉइंट है और पॉइंट का मतलब होगा आउट। तो अगर हम देखें जहाँ पे भी पॉइंट आएगा तो वहाँ पे उसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि वो स्क्रीन से आपकी तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। जैसे इसकी लाइट आपके चेहरे की तरफ आ रही है तो ये आउट ऑफ द प्लेन है, तो इसके लिए आप डॉट का साइन यूज़ करोगे। इसी तरह से एक होता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज। जैसे आप देख रहे हो तो लाइट आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट होकर वापस बैक स्क्रीन की तरफ जाएगी, या आपकी जो आइज़ है वो स्क्रीन की तरफ हैं, तो ये इनटू द स्क्रीन जा रही हैं। तो हमारे पास में जो क्रॉस है ये हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ इनटू द प्लेन हो, चाहे वो करंट हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में ना मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए जो लास्ट रूल है वो होता है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। ये एक रूल है यहाँ पे बेसिकली। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि हमारे पास में ना एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। इसमें आपने एक वायर को रख दिया जिसमें जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ना डॉट यूज़ कर रखे, तो डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि जो करंट है वो स्क्रीन से आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अपने थंब को रखो और अपने फिंगर्स को रोटेट करवाओ तो जो फिंगर्स की रोटेशन है वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म में बनेगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बन रही है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने थंब को यहाँ पे रख के देखो तो फिंगर्स की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉक रोटेशन तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो ना लेफ्ट साइड पर, तो जहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो डायरेक्शन जो कि वायर की अपनी फील्ड है, और एक है बाहर वाला फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे दोनों फील्ड जब आपस में एडअप होंगे तो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो राइट साइड पर तो दोनों की जो फील्ड है वो अपोजिट है। जो करंट की वजह से बन रही है वो अपवर्ड है और जो बाहर वाला फील्ड है वो डाउनवर्ड है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाएगा। तो हमारे कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ, तो हमारा जो कंडक्टर है वो मूव करेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। तो ये हमारा रूल होता है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक MCQ डिस्कस करते हैं जो कि MDCAT 2011 और 2013 में 2 बार पूछा जा चुका है। इसमें कहते हैं द डायग्राम शोज अ वायर कैरिंग करंट I प्लेस द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो हमसे ये पूछा कि इस कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो हमने सिंपली भी याद किया था FBI को पकड़ लो। तो अगर आप फर्स्ट फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिसके डायग्राम में दिखा रखा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड आपकी जो सेकंड फिंगर है उसको रखो करंट की डायरेक्शन में जो कि यहाँ पर अपवर्ड दिखाया हुआ है। तो जैसे ही आप अपनी सेकंड फिंगर को अपवर्ड करोगे और देन आप स्ट्रेच करो अपने थंब को, तो आपको जो थंब है वो आपको इनटू द स्क्रीन जाता हुआ नज़र आएगा, यानी कि डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो है बीटा ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स हमारे पास में अब MCQs ये है कि इफ़ वी डबल ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स। वो कहता है कि अगर आप सारे पैरामीटर्स को डबल कर दो, एंगल 90 हो, तो फोर्स कितनी लगेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल्स टू ILB साइन ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है और साइन 90 हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल्स टू ILB। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम तमाम पैरामीटर्स को डबल करेंगे तो फोर्स में ज़ाहिर बात है चेंज आएगा। तो हमारे पास में जो न्यू फोर्स है वो बनेगी F इज इक्वल्स टू F प्राइम इज इक्वल्स टू 2I 2L 2B। अगर यहाँ पे आप इन तीनों के 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो ये बनेगा 8 इंटू ILB। तो ILB F के इक्वल है, तो ये बनेगा 8F।
यानी कि तमाम पैरामीटर्स को डबल करने पर हमारी जो फोर्स है वो 8 टाइम इंक्रीज़ करेगी। तो बीटा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एक एमसीक्यूज है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। यानी कि ये बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, द करंट इन अ हॉरिजॉन्टल केबल इज़ 160 एम्पेयर, कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ बतानी है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से पहले आप इसके ऑप्शन पे ज़रा गौर से देखो, तो सिर्फ 10 की पावर चेंज हो रही है, बाकी सारे ऑप्शन सेम है यहाँ पे। तो 10 की पावर को ज़रा ध्यान से सॉल्व करना है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो फोर्स का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे F=ILB साइन ऑफ थीटा। हमें बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो अब लेंथ को फोर्स के साथ डिवाइड कर दो तो बन गया F/L=IB साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर एंगल कितना यूज़ करेंगे वो तो उसने बताया नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को गौर से देखो तो वहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ, और हम जानते हैं मैक्सिमम फोर्स तो सिर्फ तब लगेगी जब एंगल 90 होगा। तो कहानी सॉल्व होगी अपनी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करो, तो आई की वैल्यू 160, बी की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻6 और एंगल है 90 डिग्री। साइन 90 तो 1 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन जब हम लिखें ना 160 को सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻2 और बन गया 1.8 इंटू 10⁻⁻6। तो जब हम 1.6 को 1.8 से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 2.88। लेकिन फिर आप सॉल्व करो 10 की पावर को, तो 10 की पावर +2 और 10 की पावर -6, इन दोनों को सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 10⁻⁻4। यानी कि आपका जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि ये क्या चीज़ होती है। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है F=ILB साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे अगर हम एंगल को 90 पुट करें तो हमने पढ़ा था कंडक्टर पर मैक्सिमम फोर्स लगती है जिसका फार्मूला बनेगा ILB। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर B है ना, ये हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है। अगर इसको सेपरेट करें तो फार्मूला बनता है मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय I/L। तो ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का। अब इस मैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ नाम और भी होते हैं, यानी इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, एंड इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें यूनिट्स की, तो इसके यूनिट्स हमारे पास में कुछ ये वाले होते हैं। इसका वैसे ऐसा यूनिट हमारे पास में होता है टेस्ला, और टेस्ला जो है वो बराबर होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के, अगर हम इसको अपने फार्मूले के हिसाब से देखें। अब इसको आगे अगर हम कन्वर्ट करें तो ये कुछ एमसीक्यूज़ के लिए है कन्वर्जन इसकी। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर को नेक्स्ट कन्वर्ट करने के लिए जाउल पर मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर में अब इसको मीटर से मल्टीप्लाई भी करवाओगे और मीटर से डिवाइड भी करवाओगे। तो जब न्यूटन को मीटर से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो बन गया जाउल, और जो डिनोमिनेटर में मीटर से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा मीटर स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा जाउल पर मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर। और बेस यूनिट्स में अगर आप इसको सॉल्व करते हो न्यूटन की वैल्यू पुट करके, इनकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर, जो कि फर्दर हमारे पास में बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के। ये फॉर्मूला आगे भी आएगा हम तो वहाँ भी बताएंगे आपको। तो ये इसके कुछ यूनिट्स हैं जो कि आपने एज एन एमसीक्यूज़ यहाँ पे याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, तो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम हमेशा इसके बेस यूनिट्स को यूज़ करेंगे। तो बेस यूनिट से इसकी डायमेंशन बनेगी किलोग्राम, मैस का यूनिट है तो M, सेकंड टाइम का यूनिट है तो कैपिटल T, और एम्पेयर करंट का यूनिट है तो इसके लिए A ही लिखा जाता है। तो इसकी डायमेंशन बन जाएंगी MT-2 A-1। अब स्टूडेंट्स इसका ना एक नॉन एसआई यूनिट होता है जिसको हम गाज कहते हैं, और 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाज के। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी बुक में अवेलेबल है, इसको भी आपने एज एन एमसीक्यू याद रखना है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ से 1 गॉज निकालोगे तो 1 गॉज जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के, यानी कि टेस्ला एक बड़ा यूनिट है और गॉज एक छोटा यूनिट है और नॉन एसआई यूनिट है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब ये हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में उसने सेकंड टॉपिक मेंशन किया है, तो अब इसको हम डिटेल से देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अगर हम बात करें ना स्टूडेंट्स फ्लक्स की, तो फ्लक्स का मतलब होता है बहाव। अब यहाँ पे हमने फ्लक्स देखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो किसी यूनिट एरिया में से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे कि अगर मान लो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है और आपके पास में एक सर्टेन एरिया है, तो इस एरिया में से जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम दिया जाता है। अब इसका ना मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, तो इससे पहले आपने एक टर्म समझनी है जिसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमारे पास में एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो अगर हमारी ये जो सरफेस है ये वर्टिकल फॉर्म में पड़ी हुई है,
तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से बनेगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इसका जो फॉर्मूला हम डिफ़ाइन करते हैं जब इसको मैथमेटिकली, तो इसका फॉर्मूला बनता है फाई बी इज़ इक्वल्स टू बी डॉट ए। अब यहाँ पे हमारे पास में जो बी है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हमने अभी अभी एज अ मैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस किया है। और जो ए है ये कहलाता है एरिया वेक्टर, और इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है सरफेस एरिया के, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर हम इसी फार्मूले को एक्सपेंड करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, यानी कि डॉट को रिमूव करने के बाद हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो थीटा है ना, ये हमारा एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो एंगल है वो थीटा है यहाँ पे। अब इसके नेक्स्ट हम देखें तो हमने ये बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का नेचर कैसा होता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, लेकिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला हम देखें तो ये है बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब इसके फॉर्मूले से देखो तो 3 फैक्टर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस एरिया और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर हम इसके यूनिट्स में जाएँ तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। अब वेबर किसके इक्वल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो बनेगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे टेस्ला की वैल्यू रिप्लेस करो तो फॉर्मूला बनेगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। अगर आप यहाँ पे न्यूटन की वैल्यू पुट करोगे ना बेस यूनिट्स में से, तो ये फार्मूला बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। इसी तरह से यहाँ पे जो न्यूटन मीटर हमने अभी पढ़ा है ये बराबर होता है जाउल के, तो हमारा एक यूनिट बन जाएगा जाउल पर एम्पेयर। तो ये इसके कुछ यूनिट्स हैं जो आपने एज एन एमसीक्यूज कैरी करने हैं यहाँ पे। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो हमारे पास में इसके बेस यूनिट्स को यूज़ करने पर इसकी जो डायमेंशंस हैं वो बनेगी ml²T-2 A-1, यानी कि किलोग्राम, मैस, मीटर, लेंथ, सेकंड, टाइम और एरिया, सॉरी जो एम्पेयर है वो ए आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गई इसकी डायमेंशंस। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास में है कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होता है। तो यहाँ पे सपोज कर लो कि ये हमारे पास में एक सरफेस एरिया है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो जब हम किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस पास करेंगे, यानी कि हमारा जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होता है। इस केस में आप देखो अगर एरिया वेक्टर तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बनेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तो उस केस में भी जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होता है। अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनेगा ना वो बनेगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर भी हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होता है। और मैथमेटिकली अगर हम अपना सॉल्व करें तो ये बनेगा फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, जो कि 0 डिग्री है, और कॉज ऑफ 0 होता है 1 के इक्वल। तो हमारा फार्मूला बनेगा फाई इज इक्वल्स टू बी ए, जो कि मैक्सिमम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मिनिमम कब होता है, तो अब देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे का वैसा है, लेकिन अगर आप सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के रखो पैरेलल तो इसमें से कोई लाइंस पास नहीं करेंगी। तो इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मिनिमम होता है जब सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। लेकिन इस केस में जो एरिया वेक्टर है वो बनेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के भी ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो जब हमारा एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तब भी फ्लक्स मिनिमम होता है। और इस केस में दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में भी जो फ्लक्स है वो मिनिमम रहेगा। तो अगर आप इसको फॉर्मूले में पुट करो तो बनेगा फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज 90 होता है 0, तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी 0 के इक्वल आएगा, यानी कि मिनिमम आएगा। तो जब हमारी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो फ्लक्स मैक्सिमम, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो भी फ्लक्स मैक्सिमम। लेकिन जब हमारी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड की होती है पैरेलल और एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की होता है परपेंडिकुलर तो फ्लक्स होता है मिनिमम। अब स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला भी पढ़ा है मैक्सिमम फ्लक्स का, अगर हम इसको अपने बेसिक फार्मूले में रिप्लेस करें बी ए की जगह पर तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा फाई बी इज इक्वल्स टू फाई मैक्सिमम कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे अगर हम कुछ एंगल्स की डिस्कस कर लें कि किस एंगल पर कितना फ्लक्स होता है, तो मैं 2-3 एंगल यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। लेट्स से 30 डिग्री। तो अगर आप बात करो कॉज ऑफ 30 की, तो कॉज 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो हमारा फ्लक्स बनेगा फाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स। यानी कि जब हम अपने सरफेस को 30 के एंगल पे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो 86% फ्लक्स उसमें से पास करेगा। 45 डिग्री के ऊपर
अगर आप बात करो तो cos 45 होता है 1/√2 और फ्लक्स बनेगा मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाय √2, यानी कि 45 पर अगर आपने सरफेस को रखा है तो जो फ्लक्स है वो 70% उसमें से पास करेगा। लेकिन जब हम फ्लक्स को रखेंगे 60 डिग्री के ऊपर तो cos ऑफ 60 होता है 1/2, तो फ्लक्स बनेगा 5 मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मैक्सिमम का हाफ उसमें से पास करेगा, ऑलमोस्ट 50%। तो ये हमारे पास में कुछ डिफरेंट एंगल्स हैं और कुछ चीज़ें हैं फ्लक्स के बारे में जिनको आपने कैरी आउट करना है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, जो हमने पहले भी पढ़ा था मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने वहाँ पर भी बताया था कि मैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसी को हम समझेंगे फ्लक्स के लिहाज से, तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जब आप किसी सरफेस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखो तो उसमें से जो फ्लक्स पास आउट करेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। और हमने अभी भी फार्मूला पढ़ा था फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो अगर आप वहाँ से बी निकालोगे ना तो इसका फार्मूला बनेगा फाई बी डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि जो बी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक एमसीक्यूज है कि अ प्लेन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन XY प्लेन हैविंग मैग्नेटिक फील्ड 3I हैट प्लस 4K हैट, देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी। तो हमें यहाँ पे बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर फॉर्म में बता रखी है, लेकिन जो एरिया है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है जो याद रखने वाली हैं। अब अगर आप सरफेस की बात करो तो हमने पढ़ा कि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब इसी लॉजिक को अगर हम यूज़ करते हुए अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को सॉल्व करें तो अगर हमारा सरफेस एरिया XY प्लेन में है तो जो एरिया वेक्टर है वो XY प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि Z एक्सिस में बनेगा। अगर हमारा सरफेस YZ प्लेन के अंदर है तो एरिया वेक्टर YZ के परपेंडिकुलर यानी कि X एक्सिस के लॉन्ग होगा। और अगर सरफेस एरिया XZ में है तो एरिया वेक्टर जो तीसरा मिसिंग पॉइंट है यानी कि Y एक्सिस उसके अलॉन्ग होगा। यानी कि हमारा प्लेन जिस भी प्लेन के अंदर होगा हमारा जो एरिया वेक्टर है वो उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अब हमारे गिवन क्वेश्चन में क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो XY प्लेन के अंदर है तो फिर हमारा जो एरिया वेक्टर है वो बनेगा अलॉन्ग द Z एक्सिस। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एरिया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और उसकी डायरेक्शन है अलॉन्ग द Z एक्सिस, तो उसके साथ K हेट आप यूज़ कर लोगे। अब यहाँ पे हमने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो बी की वैल्यू है 3I हैट प्लस 4K हैट और एरिया वेक्टर हमारे पास में है 10K हैट। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के केस में सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है, बाकी सारे फैक्टर ज़ीरो हो जाते हैं। यानी कि I वाले को I वाले के साथ, J वाले को J वाले के साथ और K वाले को K वाले के साथ में। तो देखो जब आप I का K के साथ में लोगे डॉट प्रोडक्ट वो तो ज़ीरो कर देगा उसको। तो जब हम K वाले को K वाले के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 ये बनेगा 40 और K डॉट K 1 के बराबर है, तो हमारा आंसर आएगा 40 वेबर्स। तो यहाँ पे हमारा अल्फा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। यानी कि डॉट प्रोडक्ट के केस में हमेशा सिमिलर टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, अक्सर पूछा जाता है और फिलहाल ये आपकी बुक की एक एग्जांपल है जहाँ से ये एमसीक्यूज़ बनाया गया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है और वो किस तरह से लगती है, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अब किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली जो फोर्स है ना उसका फार्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। V यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रेंथ है और F हमारे पास में उसकी लगने वाली फोर्स है। अब यहाँ पे अगर हम इसका लिखेंगे एक्सपेंड करके इसको तो बनेगा F वेक्टर इज इक्वल्स टू QVB। क्रॉस के लिए यूज़ करते हैं साइन थीटा और डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे n हैट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो n हैट है वो हमारा नॉर्मल वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन के अंदर वेक्टर v और वेक्टर b एग्जिस्ट करते हैं। अब सुन नेक्स्ट हमारे पास में कि अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो बनेगा QVB साइन थीटा, यानी कि n हेड को यहाँ से हटा दोगे। एंड अगर हम यहाँ पे एंगल यूज़ कर रहे हैं 90 डिग्री, यानी कि हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो वो मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और इसका फार्मूला बनेगा QVB। अब ये फार्मूला जो है ना QVB
अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में रिप्लेस कर लें इस फार्मूले को, यानी कि जहाँ पे क्यू वी बी लिखा हुआ है हमारे फार्मूले के अंदर, वहाँ पे हम लिखें एफ मैक्सिमम, तो ये फार्मूला बनेगा एफ बी इज इक्वल्स टू एफ मैक्सिमम साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे सुनिए हम डिफरेंट एंगल्स की बात करते हैं, यानी कि अगर हम फोर्स को डिस्कस करना चाहते हैं किसी दूसरे एंगल के ऊपर, यानी कि 0 डिग्री है या कोई और एंगल है, तो अगर आप ज़ीरो की बात करो तो साइन ऑफ ज़ीरो हमने पहले भी पढ़ा है कि ज़ीरो होता है, तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि सेम केस हमारे पास में बनेगा कंडक्टर वाला। इस तरह से अगर आप बात करते हो 30 डिग्री की, तो साइन 30 जो है ये होता है 1/2, तो फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम का हाफ यानी कि 50%। 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो हमारी फोर्स बनेगी मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि चार्ज जो है वो 70% फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर हमारा एंगल हो 60 डिग्री, तो हमारे पास में जो फोर्स है वो बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फोर्स, यानी कि 86%। यानी कि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जाएगा जो फोर्स है वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी, और 90 डिग्री के ऊपर उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगती है, यानी कि आप कह लो 100%। ठीक है, तो ये हमारे पास वो एंगल्स हैं जहाँ पे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फ़ोर्स को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि मूविंग चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल के बारे में, यानी कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ करते हैं तो वो किस तरह का पाथ अडॉप्ट करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल्स को 0 एंड 180, यानी कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो करें तो एंगल बनता है 0 डिग्री, और जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल थ्रो करें तो एंगल बनता है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं साइन ऑफ 0 एंड साइन ऑफ 180 दोनों पर साइन की वैल्यू 0 होती है, तो हमारी जो नेट फोर्स है वो भी 0 लगेगी, चार्ज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो चार्ज है वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा स्ट्रेट लाइन के अंदर। लेकिन जब हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट करेगा और सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप चार्ज को थ्रो करते हो किसी ऐसे एंगल के ऊपर जो 0 से 90 के बीच में है, यानी कि ना तो 0 है ना ही 90 है, बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, तो उस केस में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो एक हेलिकल पाथ को अडॉप्ट करेगा कुछ इस तरह से। तो ये है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल्स कि वो किस तरह से मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में कि अगर हमें बतानी है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तो कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए भी 3-4 रूल्स हैं, जिसमें से यहाँ पे हम 2 डिस्कस करेंगे जिनको आपने जहन में रखना है और इन्हीं को अप्लाई करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहला रूल हमारे पास में है राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास में क्या होता है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पे लेट कर लो कि हमारा जो वी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जो वी वेक्टर है वो चार्ज के मोशन के परपेंडिकुलर है वेक्टर बी। अब यहाँ पे अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वी की डायरेक्शन में रखें और इसको रोटेट करवाएं वेक्टर बी की तरफ, तो आपका जो राइट हैंड का थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल को, जो कि इस केस में अपवर्ड बनेगी, यानी कि आपकी तरफ बनेगी। आप इसको अप्लाई करके देखो तो आपको जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो वी और बी के परपेंडिकुलर दिखेगी, आपकी तरफ बाहर आते हुए, ठीक है, आउटवर्ड फोर्स लगेगी इसके ऊपर। इसी तरह से जो सेकंड रूल हमारे पास में है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास में क्या होता है कि सेम जैसे हमने कंडक्टर्स के लिए देखा था कि अगर हमारे लेफ़्ट हैंड का जो फर्स्ट फिंगर है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, सेकंड फिंगर या मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, तो हमारा जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को या फिर मोशन ऑफ द कंडक्टर को। तो ये हमारा होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इन दोनों रूल्स को आप अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कुछ पैरामीटर्स हैं कि जब आप किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ करते हो तो वो किस तरह का पाथ अडॉप्ट करेगा और वो कैसे मूव करेगा, इन रूल्स को यूज़ करते हुए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमें 2 तरह का मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है, एक है इनटू द पेज और एक है आउट ऑफ द पेज। तो हमने ये बताना है कि जब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो वो किस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, अगर हम वी की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखें और इसको रोटेट करवाएं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि जो कि इनटू द पेज है, तो हमारा जो थंब है वो बनेगा आउटवर्ड। तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी फील्ड इनटू द पेज होगा तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है जो कि आउट ऑफ द पेज है, तो यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगी। तो अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है जब वो फील्ड में एंटर होगा तो डिफ्लेक्शन तो करेगा। तो आप क्या करो, सिंपली वी की डायरेक्शन में रखो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को
और इसको कर्ल करो आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपने राइट हैंड की फिंगर्स को जब आप आउटवर्ड कर्ल करोगे तो आपको जो थंब है वो डाउनवर्ड जाएगा। तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है डाउनवर्ड फोर्स लगने की वजह से ये बेंड होना शुरू कर देगा और ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। तो जब भी आपका फील्ड इनटू द पेज है, एक पॉजिटिव पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, और जब भी आपका जो फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज होगा तो एक पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब सेम यही केस अगर हम यूज़ करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर होता है जो कि इनटू द पेज है, तो स्टूडेंट्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो बिल्कुल पॉजिटिव के अपोजिट लगेगी। अगर पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो इनटू द फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। इसी तरह से जब हमारा फील्ड आउट ऑफ द पेज होगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होगा तो आउट ऑफ द पेज के लिए जो एक पॉजिटिव पार्टिकल है क्योंकि वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसके पैटर्न्स हैं, यानी कि आपको प्रोटॉन का याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, उनकी डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। तो जब भी दो पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हों और उन दोनों की डिफ्लेक्शन अपोजिट हो तो वो दोनों के चार्ज जो है वो अपोजिट होता है, क्योंकि उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में ना कुछ MCQs हैं इसी टॉपिक के रिलेटेड जो कि पास पेपर्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला MCQ है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल देन इट विल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है F = QVB sin ऑफ थीटा। अब क्योंकि चार्ज फील्ड के पैरेलल एंटर हो रहा है, एंगल बनेगा 0 डिग्री और साइन ऑफ 0 0 होता है, उस पर की फोर्स नहीं लगेगी। और जब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो स्ट्रेट मूव करेगा। तो इसका C ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। सेकंड MCQ है अ चार्ज Q इज़ मूविंग विद वेलोसिटी V पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी। तो हमने अभी भी डिस्कस किया है कि जब कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करेगा तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो 0 होती है, तो इसका D ऑप्शन बन जाएगा। थर्ड MCQ हमारे पास में है व्हेन अ न्यूट्रॉन एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद वेलोसिटी v इट्स एक्सेलरेशन इज़। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन है जो कि फील्ड में एंटर हो रहा है परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे आप देखो तो फोर्स लगती है सिर्फ चार्ज पार्टिकल के ऊपर, Q होना चाहिए यहाँ पे, बट न्यूट्रॉन पे तो चार्ज 0 होता है। तो अगर न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो भी 0 होगी। तो अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा और उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 रहेगा। तो हमारा अल्फा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 4 हमारे पास में यहाँ पर है ETA 2023 में से अ हाइड्रोजन एटम दैट हैज़ लॉस्ट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। एक एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है। तो जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम जानते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इज़ मूविंग ईस्ट इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है, वो ईस्ट में मूव कर रहा है, तो हमें बतानी है उसकी डिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो क्या कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी है टुवर्ड्स ईस्ट और मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब इसमें आप क्या करो, सिंपली अपना राइट हैंड रूल लगाओ। अगर हम V को रोटेट करवाएंगे B की तरफ तो आपकी जो फोर्स है वो आउट ऑफ द प्लेन आएगी या आउट ऑफ द स्क्रीन आएगी, यानी आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास में इसका अल्फा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास में नेक्स्ट है हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, यानी कि अगर हम किसी पार्टिकल को 0 से 90 के बीच किसी एंगल पे थ्रो करें तो वो किस तरह से डिफ्लेक्शन करेगा, वो कैसे मूव करेगा। तो हमने कहा कि अगर हमारा एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो जैसे थीटा यहाँ पे एक एंगल हमने दिखा रखा है डायग्राम में, तो वो एक हेलिकल पाथ को अडॉप्ट करता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमारे पास में जो इसकी वेलोसिटी है इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के होगा पैरेलल और एक कंपोनेंट होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बनेगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो ज़िम्मेदार होता है पार्टिकल के लीनियर मोशन का, एंड वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो उसको बेंड करता है और सर्कुलर पाथ उसका बनाता है। तो इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक हेलिकल पाथ बनता है। अब ये टॉपिक हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी एक MCQ आपकी MD गेट के पेपर्स में आया हुआ है जो कि था रेडियस ऑफ द हेलिक्स के बारे में। यानी कि ये हमारा अगर हेलिकल पाथ है तो इसका जो रेडियस है ना वो हमारे पास में इसकी मिड पॉइंट से इसके एंड तक बनेगा रेडियस। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, तो ये MCQ आया था 2022 के अंदर डो यूनिवर्सिटी का। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स ये होता है कि जब हमारा एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है ना
तो उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में बैलेंस हो जाती हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि इसको बेंड करवाएगा और सर्कल में मूव करेगा पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी, तो एंगल 90 बन गया। और V का हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि sin थीटा, और होता है mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पे बनेगा mv sin थीटा होल स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पे दोनों साइड से आप देखो तो एक v sin थीटा से एक v sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और sin 90 हमारे पास में होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप r का फॉर्मूला सेपरेट करो तो ये बनेगा r = mv sin थीटा डिवाइडेड बाय QB। तो ये फार्मूला था जो उन्होंने 2022 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास में होता है कि टाइम पीरियड इसका कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास में जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2πr डिवाइडेड बाय v। वैसे तो 2π/ω होता है, तो ओमेगा होता है v/r के बराबर, तो फॉर्मूला बनेगा 2πr डिवाइडेड बाय v, और यहाँ पे आप यूज़ करोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो v sin थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने सिंपली कुछ नहीं करना, v इनके r की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो जैसे ही यहाँ पे आप r की वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो एक v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल हो रहेगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 2πm डिवाइडेड बाय QB। नेक्स्ट हमारे पास में MCQ बनता है पिच ऑफ द हेलिक्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होती है, तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका जो लीनियर डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कहलाता है पिच ऑफ द हेलिक्स। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी, S = VT। तो S हमारा लीनियर डिस्टेंस है जिसको P का नाम दिया जा रहा है, और V हमारी है वो वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी कि V cos थीटा, और T है उसका एक रेवोल्यूशन का टाइम जिसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो पिच ऑफ द हेलिक्स बनेगी V cos थीटा × T। अब यहाँ पे हमने सिर्फ टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करनी है, तो फॉर्मूला बनेगा 2πm/QB, और इसके साथ आ जाएगा V cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास में 3 रिलेशनशिप्स हैं जिनको हमने याद रखना है, टाइम पीरियड, पिच ऑफ हेलिक्स और रेडियस ऑफ द हेलिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स जब हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन एक नेगेटिव पार्टिकल जो होता है वो हमेशा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, और इसकी वजह होती है इलेक्ट्रिक फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है Q × E। तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल्स को हमेशा मूव करवाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलोंग द फील्ड या फिर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वर्क करती है। एंड अगर हम बात करें चार्ज पार्टिकल्स की, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं तो इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फोर्स की वजह से। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन = फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है Q × E के बराबर, तो फॉर्मूला बनेगा A = QE डिवाइडेड बाय M। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट की, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होती है, और इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है v वेलोसिटी के साथ, तो इसका फॉर्मूला होता है F = Q × V क्रॉस B। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये जस्ट एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, यानी कि इसका काम है चार्ज पार्टिकल्स को बेंड करना। ये वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है, उसके मैग्नीट्यूड पर कोई चेंज नहीं करती, उसको इम्पैक्ट नहीं करती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो वर्क डन है बाय द मैग्नेटिक फोर्स वो हमेशा 0 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगती है ना चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो हमेशा मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। इस वजह से जो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स है ये 0 हो जाता है। तो बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पार्टिकल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। इसी तरह से हमारे पास में ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आएगा, वो भी कांस्टेंट रहेगी, और ना ही पार्टिकल की टोटल एनर्जी में चेंज आता है, वो भी हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन स्टूडेंट्स एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पार्टिकल का जो मोमेंटम है ना वो चेंज होता है, यानी उसका चेंज 0 नहीं होगा, आपका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। अब क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास × वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने से मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो 0 के बराबर नहीं आएगा, वो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी उसकी वहाँ पे, ठीक है। यानी कि हमारा मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो बाकियों से डिफ़र करता है थोड़ा सा यहाँ पे।
तो अगर हम देखें नेक्स्ट कि इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, तो वो कैसा है, वो चलो वो भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि जब एक चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे रीजन में रिलीज़ किया जाए जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर रखी हों, तो वहाँ पर चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुई इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की बात मानेगा और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कम हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई, तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो अपना रंग बदलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मानेगा और ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा डाउनवर्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हमारे पास में दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, बराबर हो, तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस उसको अपोजिट डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश कर रही थी। अब इन दोनों की लड़ाई में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो सीधा निकल जाएगा जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जब हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ करवाते हैं। अब सुन, यहाँ से ना हमारे पास में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम ऐसी जगह में रिलीज़ करें जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो चार्ज पर लगने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर सम है ये कहलाता है लॉरेंस फोर्स। अगर हम यहाँ पे ई और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई वैक्टर प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी वैक्टर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला एज एन MCQs आपसे पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, तो इसको जहन में रखिएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं ऐसे पार्टिकल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड मूव करते हैं, तो उन दोनों पार्टिकल्स के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है QE। तो यहाँ पे दोनों साइड से अगर हम Q को कैंसिल आउट करें तो हमारा V का फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय B। अब ये फॉर्मूला जहन में रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर्स के केस में। जब हमने चार्ज पार्टिकल्स को उनकी स्पीड की बेस के ऊपर सेपरेट करना हो तो ये वाला रिलेशन यूज़ होता है। और इस वेलोसिटी सिलेक्टर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई करी जाती हैं, ये बात भी जहन में रखिएगा। नेक्स्ट एंड फाइनल हमारे पास में एक टॉपिक आता है चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ द पार्टिकल्स। अब चार्ज टू मास वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है, तो स्टूडेंट्स जब हम एक चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ करवाते हैं तो वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा अगर हमने उसको परपेंडिकुलरली थ्रो किया है। तो सर्कल में मूव करने के लिए उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फोर्स। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB। अगर हमारे पास में पार्टिकल का चार्ज E के बराबर है तो ये बन गया EVB इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ पे दोनों साइड से एक भी कैंसिल आउट हो रहेगा और जब हम m को E के डिनोमिनेटर में लेकर के आएंगे तो फॉर्मूला बनेगा E/m इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई BR। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करने का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना इसके डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपसे एज एन MCQs पूछे जाते हैं MDCAT के पेपर्स में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें अगर V की वैल्यू पुट करने की, इनके वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड की, तो V का फार्मूला हमारे पास में है E डिवाइडेड बाई B। जब इसको हम अपनी वैल्यू में पुट करेंगे फार्मूले के अंदर तो फार्मूला बनेगा E/m इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई B² इंटू R। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक हमारे पास में मेथड होता है जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेथड का जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है E/m इज इक्वल्स टू E/m इज इक्वल्स टू 2V0 डिवाइडेड बाई B² इंटू R²। तो ये दोनों फार्मूलाज हमारी बुक में लिखे हुए हैं जो कि एज एन MCQs भी आपसे पूछे जाते हैं और एज एन MCQs वैल्यूज़ के ज़रिए आपसे यूज़ भी करवाए जाते हैं। अब सुनिए यहाँ पे कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि हमारी बुक में डायरेक्टली नहीं लिखे हुए पर MCQs के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी इस वेलोसिटी की, तो ये हमारे पास में पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है या लीनियर स्पीड है। अब सुनिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जब पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो उसके पास एंगुलर स्पीड होती है और एंगुलर का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, यानी कि लीनियर और एंगुलर का रिलेशनशिप। अब यहाँ से अगर हम ओमेगा की बात करें तो ये बराबर आएगा V/R के। अगर हम फार्मूले में V/R को रिप्लेस करें तो ये बनेगा E/m इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय B।
इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ओमेगा है वो बराबर होता है 2πf के, तो फार्मूला बनेगा E/m इज इक्वल्स टू 2πf डिवाइडेड बाय b। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें चार्ज टू मास रेशो की, तो इसका मास के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसका जो चार्ज टू मास वैल्यू है वो उतना ही कम होता है। अगर हम डिफरेंट पार्टिकल्स के मैसेज की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है, हल्का पार्टिकल है, मास ऑफ प्रोटॉन उससे ज़्यादा, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा होता है। तो इनकी अगर हम चार्ज टू मास रेशो निकालेंगे तो हमारे पास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो इसकी चार्ज टू मास रेशो सबसे ज़्यादा होगी, और अल्फ़ा का मास सबसे ज़्यादा है तो इसकी चार्ज टू मास रेशो सबसे कम आएगी। तो ये इनका ऑर्डर है, इसको आपने याद रखना है यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो ज़ीरो होता है। तो न्यूट्रॉन के केस में चार्ज टू मास रेशो जो है वो हमेशा ज़ीरो होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको माइंड में रखना है आप लोगों ने। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम डिफरेंट पार्टिकल्स के मास और चार्ज की बात करें तो ये हमारे पास में कुछ, ये एक टेबल है, इसको अपने कैरी करना है। तो प्रोटॉन का मास 1 होता है, चार्ज 1 होता है। न्यूट्रॉन इसका मास 2 होता है और चार्ज इसके ऊपर भी +1 होता है। और अगर हम बात करें अल्फ़ा पार्टिकल्स की तो इनका मास 4m होता है और चार्ज इनका 2e के बराबर होता है। तो ये टेबल आगे काम आएगा बहुत सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में, तो इसको अपने जहन में रखना है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स की, कि सेपरेशन किस तरह से होती है पार्टिकल्स की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसका एक छोटा सा रिलेशनशिप जो है हम यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है कि जो पार्टिकल जिनका मास ज़्यादा होता है वो एक बड़ा सर्कल एडॉप्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे इंटर होंगे तो उनकी बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे, तो उनका एक बड़ा रेडियस बनता है, बड़ा पाथ एडॉप्ट करते हैं। तो इस बेस पे हमें पता चल जाता है कि किस पार्टिकल का मास कम है और किस पार्टिकल का मास जो है वो ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर पाथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें चार्ज टू मास वैल्यू की, तो चार्ज टू मास वैल्यू जो है वो रेडियस के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा वो एक बड़ा सर्कल अडॉप्ट करेगा और उसकी चार्ज टू मास रेशो उतनी कम होगी एंड उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो भी उतनी कम होती है। यानी कि एक भारी भरकम चीज़ को मोड़ना मुश्किल होता है, वज़न ज़्यादा होता है उसका, एंड एक हल्की सी चीज़ को बेंड करवाना, मोड़ना आसान होता है। जैसे कि एक भारी भरकम शख्सियत हैं, वो चल के जा रहे हैं रोड के ऊपर, तो उनको थोड़ा डिफ्लेक्ट करवाना, उनको मोड़ना मुश्किल रहेगा, और एक हल्का सा इंसान है तो उसको इजीली आप मोड़ सकते हो साइड के ऊपर। तो ये छोटा सा एक रिलेशन है, इसको माइंड में रखिएगा। अब इसी की बेस के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। आपसे वो ये पूछ रहा है कि ये कुछ 4 बीम्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं या रेज़ हैं, तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमारे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड उसने नहीं दिखा रखी, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज़ करेंगे लॉजिक वाइज। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास में 4 पार्टिकल जो हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो हमने कहा कि न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, और वो पार्टिकल जिनके ऊपर 0 चार्ज होता है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे, तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बी पार्टिकल है वो हमारा न्यूट्रॉन है। अब बाकी बचे 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अल्फ़ा पर और प्रोटॉन पर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन दोनों की डिफ्लेक्शन सेम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो उन दोनों के अपोजिट होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल है जो 2 पार्टिकल्स के अपोजिट डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारे पास में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि अगर हम बात करें अल्फ़ा और प्रोटॉन की, तो कौन सा पार्टिकल यहाँ पे अल्फ़ा है, कौन सा पार्टिकल यहाँ पर प्रोटॉन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर अगर आप बात करो, तो अगर हम बात करें अल्फ़ा पार्टिकल्स की, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं अल्फ़ा पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है। तो अगर अल्फ़ा पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो एक बड़ा सर्कल अडॉप्ट करेगा जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा। यानी कि अगर वो एक बड़ा सर्कल बनाएगा तो उसका रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, वो कम डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि वो भारी पार्टिकल है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो पार्टिकल सी है वो अगर देखें तो उसकी डिफ्लेक्शन कम हो रही है, यानी वो एक बड़ा सर्कल अडॉप्ट कर रहा है, एक बड़ा पाथ बना रहा है। तो सी पार्टिकल हमारे पास में हो गया अल्फ़ा। अब बचा डी पार्टिकल, तो ये ज़ाहिरी बात है हमारे पास में प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास कम होता है, इसकी रेडियस कम बनेगा और ये इजीली डिफ्लेक्ट हो रहेगा। तो डी जो है वो यहाँ पे प्रोटॉन पार्टिकल है। अब स्टूडेंट्स इसी चीज़ को अगर वो रिवर्स करते हैं और आपसे ये पूछे कि आप ये बताओ कि अगर ये चार्ज पार्टिकल्स इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो एक पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होता है,
और जो नेगेटिव पार्टिकल है वो हमेशा क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउट ऑफ द पेज, तो एक पॉजिटिव पार्टिकल हमेशा क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होगा और एक नेगेटिव पार्टिकल जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जो प्रोटॉन है अल्फ़ा पार्टिकल है ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्लॉकवाइज। तो श्योर है कि यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज है, जिसको हम डॉट्स के थ्रू दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास था सारे का सारा पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ट में इस वैल्यू के बारे में थोड़े से कुछ की पॉइंट्स, इनको जहन में रखिएगा। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ रेशोज़ हैं जिसमें पूछेंगे रेशो ऑफ रेडियाई एंड कर्वेचर ऑफ पाथ डिस्क्राइब बाय अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। ये कि जब आप एक अल्फा और प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ करते हो तो इनकी रेडियस की रेशो क्या होगी दोनों की, और इनके जो कर्वेचर्स हैं यानी कि इनकी जो डिफ्लेक्शन है उसकी क्या रेशो होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आपने अभी हमने देखा है कि रेडियस का डिफ्लेक्शन के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो आपकी रेडियस की जो भी रेशो होगी आप उसको रिवर्स करके लिखो तो आपकी कर्वेचर की रेशो बन जाएगी, यानी कि डिफ्लेक्शन की रेशो। स्टूडेंट्स हमारे पास में ना E/m के फार्मूले से एक फार्मूला बनता है रेडियस का, वो होता है mv डिवाइडेड बाय qb। अब यहाँ पे हमारे पास में जो mv है बेसिकली ये हमारा मोमेंटम है, तो ये बनेगा p डिवाइडेड बाय qb। इसी तरह से अगर हम बात करें मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के साथ में, तो ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, और इसके डिवीजन में आ जाएगा qb। अब काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि ये बराबर होती है qv के, तो फार्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m qv ओवर qb। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं रेडियस ऑफ द पार्टिकल के जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स को अगर हम कांस्टेंट रखते हुए इनकी रेडियाई की रेशो निकालें अल्फ़ा और प्रोटॉन की, तो आपके पास में कुछ ऐसे एक टेबल कंस्ट्रक्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जब हमारी स्पीड कांस्टेंट होगी तो हमारा फार्मूला होता है रेडियस का r इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई qb। तो हमारे पास में r का मैस और चार्ज के साथ में बनेगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जब आप प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल के रेडियाई की रेशो निकालोगे तो ये बनेगी 1/2। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। एंड इनकी जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स हैं इनकी रेशो इन्वर्स होगी उसके। तो अगर रेडियस की रेशो 1/2 है तो कर्वेचर्स की जो रेशो है वो 2/1 बनेगी। इसी तरह से अगर हम मोमेंटम कांस्टेंट करते हैं तो हमारे पास में रेडियस का सिर्फ चार्ज के साथ में बनेगा इन्वर्स रिलेशनशिप। तो हम जानते हैं प्रोटॉन पे चार्ज 1 होता है और अल्फ़ा पे जो चार्ज है वो 2 के बराबर होता है। तो इनकी जो रेशो आएगी प्रोटॉन ओवर अल्फ़ा के चार्ज की, तो ये इन्वर्स है तो बनेगा 2/1, और कर्वेचर्स की जो रेशो है वो 1/2 बन जाएगी। इसी तरह से अगर आप पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखो तो हमारे पास में r का रिलेशनशिप बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ m/q के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो आप इसको सॉल्व करो तो इसकी जो रेशो है वो 1 आएगी, 1/1 आएगा रेडियाई के लिए, और सेम यही रेशो आपके पास में आ जाएगी कर्वेचर्स के लिए या फिर डिफ्लेक्शन के लिए। इसी तरह से आप पोटेंशियल को कांस्टेंट रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इनकी जो रेशो है रेडियस की वो बनेगी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और डिफ्लेक्शन या कर्वेचर की रेशो बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 2/1। तो ये एक छोटा सा टेबल है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो ये फार्मूलाज को यूज़ करके। अगर आपको कोई चीज़ में मसला हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल लेक्चर भी बना देंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो पेज है आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। तो आई होप कि आपको आज की सारी डिस्कशन समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई मसला है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो कैसा लगा आपको ये सारे का सारा लेक्चर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होना चाहिए क्रैश कोर्स में। तो जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट।